स्वागत है आपका द एग्ज़ाम यूनिट में। हम लोग देखेंगे एक बहुत ही अलग तरीके से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में आपके लिए उपयोगी होंगे। तो देखते हैं हम लोग आज के पहले विषयवार हम लोग देखेंगे कि हर जो है वो इस विषय का। तो ये पहला है अंतर्राष्ट्रीय समाचार से विषय है। ये पहला है भारत और यूरोपीय संघ 9 साल बाद मुक्त व्यापार वार्ता फिर से शुरू करेंगे। क्या इसका मतलब है, समझते हैं। बोला कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच औपचारिक मुक्त व्यापार वार्ता का पहला दौर 27 जून को नई दिल्ली में शुरू होगा। और आगे बोला जा रहा है इसमें नेक्स्ट पॉइंट में कि मुक्त व्यापार वार्ता का मुख्य उद्देश्य 2021-22 में 116 अरब डॉलर से द्विपक्षीय व्यापार को 5 वर्षों में दोगुना करना है। फिर बोल रहा है आगे कि भारतीय पेशेवर की आवाजाही और यूरोपीय कृषि उत्पादों पर उच्च शुल्क के कारण 2013 में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार वार्ता रोक दी गई थी। ठीक है। अगला पॉइंट बोल रहा है इसमें कि यूरोपीय संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अगला पॉइंट है इसमें कि भारत का यूरोपीय संघ को निर्यात 2021-22 में 57% से बढ़कर आपका हो गया है 65 बिलियन डॉलर। अगला है इसका पॉइंट, भारत और यूरोपीय संघ 3 समझौतों का समांतर में बातचीत करेंगे और उन्हें एक साथ पूरा पेश करेंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता। यूरोपीय संघ क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। यह एक 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जो मुख्य रूप से यूरोप में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1993 को हुआ था। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स में। ठीक है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ का एक विधायी निकाय है। अगला विषय है आपका शिखर सम्मेलन और बैठक से। देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि भारत बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार आयोग का 7वां दौर नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। क्या है इसका मायने, समझते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष MK अब्दुल मोमेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की है और भारत और बांग्लादेश सहयोग के नए क्षेत्रों पर काम कर रहे, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप और फिटनेस, ये सब शामिल है। भारत और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों ने कहा है कि कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद दोनों देश हर क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। अगला इसका पॉइंट है, दोनों देशों ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ऊर्जा क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संयोगों में सहयोग किया है। आगे है, दोनों देश IT और साइबर सुरक्षा, नवीनीकरण ऊर्जा, सतत व्यापार और जलवायु परिवर्तन के आपदा के प्रबंधन के क्षेत्र में जो है वो एक गहरा काम करने पे सहमति जताया गया है। इसका अगला पॉइंट है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में बांग्लादेश भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। 2020-21 में दोनों देशों के बीच अगर बात किया जाए तो $10.8 डॉलर का व्यापार हुआ था। अगला विषय है पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित। दुनिया का सबसे बड़ी ताज़े पानी की मछली कंबोडिया में पकड़ी गई है। ये आपका न्यूज़ है, समझते हैं इससे रिलेटेड बातों को। क्या इसका मायने है। कंबोडियाई ग्रामीणों ने मेकांग नदी में दुनिया के सबसे बड़ी ताज़े पानी का झील में मछली पकड़ा है। ठीक है। अगला है, इसमें बोला जा रहा है कि यह एक विशाल स्ट्रिंगे मछली है जिसका वजन लगभग 300 किलो है और यह लगभग 3.98 मीटर लंबा है और लगभग 2.2 मीटर चौड़ा है। अगला देखते हैं इसका रिकॉर्ड क्या है। पिछला रिकॉर्ड तो ये 646 LB यानी कि 293 किलोग्राम
लगभग मेकांग विशाल कैटफिश 2005 में थाईलैंड में पकड़ा गया था। अगला देखते हैं इसका पॉइंट, विशाल मीठे पानी का एस्ट्रिंगे मछली एक लुप्त प्राय प्रजाति है, यानी कि ये लगभग ख़त्म है। मेकांग में दुनिया में मछली का तीसरा सबसे बड़ी विविध आबादी है। यह चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में होते हुए बहती है। अगला हमारा विषय है महत्वपूर्ण दिन। इसमें क्या है देखते हैं। टॉपिक है आपका विश्व संगीत दिवस, जो मनाया गया था 21 जून को। ये क्या है समझते हैं। दुनिया भर में हर साल 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इसे मेक म्यूजिक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला इसका पॉइंट है कि यह युवा और शौकिया संगीतकारों को प्रदर्शन करने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। बोल रहा है कि इस वर्ष विश्व संगीत दिवस का थीम है इंटरसेक्शन पर संगीत। ये थीम है इंटरसेक्शन पर संगीत। थीम हर एग्जाम में पूछता है। 1997 में बुडापेस्ट में यूरोपीय संगीत समारोह में एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने विश्व संगीत दिवस को विश्व स्तर पर मान्यता दी। अगला प्रश्न है इसकी शुरुआत फ्रांसीसी संगीतकार मॉरिस प्लेरेट ने की थी, जो एक फ्रांसीसी सरकार में संस्कृति मंत्री भी थे। अगला इसका पॉइंट है जो देखते हैं। पॉइंट बोल रहा है कि यह 120 से अधिक देशों में मनाया जाता है, जो लोग पार्कों, स्टेडियम और सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक संगीत कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अगला पॉइंट है हम लोग का विषय में अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि होंगी। ये बात न्यूज़ है, आगे देखते हैं इनके। उन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में भूटान में स्थित भारत की दूत के रूप में सेवारत है। ठीक है। अगला ये देखते हैं इनके बारे में क्या है। वह संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में टी.एस. तिरुमूर्ति का स्थान लेंगे। आपके सामने ये रहा इनका फ़ोटो है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला आपका विषय है भारतीय राज व्यवस्था से। तो ये है द्रौपदी मुर्मू, जो कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की उम्मीदवार चुनी गई है। इनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने इससे पहले 2005 से 2021 तक झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वह ओडिशा की रहने वाली है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पहली बार किसी महिला आदिवासी उम्मीदवार को वरीयता दी गई है। क्या है अगला, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई 2022 को होगी और राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार जो होंगे वो यशवंत सिन्हा होंगे। विपक्ष के उम्मीदवार कौन होंगे? विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। अगला पॉइंट है इसमें, निर्वाचित होने पर द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर काबिज होने वाली पहली आदिवासी महिला होंगी। यानी अगर ये जीतती है तो पहली आदिवासी महिला होंगी जो देश के राष्ट्रपति पद पे जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव के बारे में कुछ बात को देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से और गुप्त बैलेट द्वारा मतदान किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब ये होता है कि जो एमपी एमएलए होते हैं वो जा कर के इसमें वोटिंग करते हैं। एक इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। यानी कि एमपी लोकसभा का, एमपी राज्यसभा का और हर राज्य का एमएलए शामिल होंगे और इसमें वोटिंग करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कुछ देखते हैं। पॉइंट है हम लोग का राष्ट्रीय समाचार। सरकार ने 1 जुलाई से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं की सूची जारी की है। क्या है देखते हैं। सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है।
प्रतिबंध में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग शामिल है। प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं में प्लास्टिक की छड़ें, कटलरी वस्तुएं, पैकिंग, रैपिंग फिल्म तथा अन्य सामान शामिल है। क्या है इसमें, आगे समझते हैं। इसमें सरकार ने गुटखा, तंबाकू और पान मसालों के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वाले पाउच पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, बोल रहा है कि पेय निर्माता और उद्योग संघों ने सरकार से प्लास्टिक के स्ट्रॉ को धीरे धीरे हटाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। अगला पॉइंट समझते हैं क्या है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समाचार में 2022 को। अगला है विश्व व्यापार संगठन ने सदस्यों के 17 जून 2022 को व्यापार सौदों पर पैकेज की मंजूरी दे दी है। क्या होता है ये, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 164 सदस्यों ने जेनेवा में 12वें मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन में व्यापार समझौते पे मंजूरी दी। ये क्या है, देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बातों को। ई कॉमर्स मोराटोरियम क्या होता है, ई कॉमर्स मोराटोरियम WTO सदस्य द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण, स्ट्रीमिंग सेवाओं से लेकर वित्तीय लेन देन और कॉरपोरेट डेटा प्रवाह तक पर सीमा शुल्क लगाने पर रोक बढ़ा दिया है। अगला टॉपिक इसमें बोल रहा है कि मोराटोरियम 1998 से लागू है। भारत ने शुरू में इस विस्तार का विरोध किया था, बाद में इसमें शामिल हो गया था। ठीक है, अगला टॉपिक WTO में सुधार। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन 2024 तक पूरी तरह से कार्यशील विवाद निपटान प्रणाली पर चर्चा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और आगे यहाँ बोला जा रहा है इसमें पॉइंट कि खाद्य सुरक्षा को लेकर के देखा जाए, अगर विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, को निर्यात पर अंकुश नहीं लगाने के लिए विश्व व्यापार संगठन ने सदस्य बाध्यकारी निर्णय पे सहमत हुए। अगला है इसमें महामारी प्रतिक्रिया, कोरोना काल का। विकासशील देश 5 साल के लिए पेटेंट धारक की सहमति के बिना उत्पादन और आपूर्ति के लिए पेटेंट के उपयोग को अधिकृत कर सकते हैं। इसमें देखते हैं अगले पॉइंट को, मत्स्य पालन है। ठीक है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य अधिक मछली पकड़ने में योगदान करने वाले सब्सिडी में कटौती के लिए एक समझौते पर। अगला इसका पॉइंट है सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल ने 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये हमारे विषय खेल से है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। सुनील छेत्री, उन्होंने हांगकांग के खिलाफ AFC एशियन कप क्वालिफायर मैच में अपना 84वां गोल का यह उपलब्धि हासिल किया है। उन्होंने यह हंगरी के खिलाफ फेरेंक पुस्कस रिकॉर्ड के बराबरी की है। अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। अगला है सरकारी योजनाएं और पहल। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना असम में लागू होने के साथ अब पूरे भारत में जो है वो लागू होने वाला है। अगला है बोल रहा है कि असम इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया। ठीक है, यह योजना अब पूरे देश के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा। 26 मतलब 28 और यहाँ आपका हो जाएगा 8, दोनों को जोड़ने के, ये स्टेट और ये यूनियन टेरिटरी जोड़ने पे हो जाएगा आपका 36 राज्य। अगला पॉइंट में कि बहुत कम समय में इस योजना ने 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया है। ठीक है, योजना को और अधिक निर्बाध करने के लिए मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया था। यह एप्लीकेशन 13 भाषाओं में उपलब्ध है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल सकता है कि मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो कितने भाषाओं में है, तो ये 13 भाषाओं में है। किसके लिए जारी किया गया था, तो राशन के लिए। अगला देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है समझौता ज्ञापन और अन्य समझौते। NPCI इंटरनेशनल ने फ्रांस के लायरा नेटवर्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर
हस्ताक्षर किया है। क्या है ये, समझते हैं इसको। समझौता ज्ञापन फ्रांस में एकत्रित भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई और रुपए की स्वीकृति के लिए बनाया गया है। सिंगापुर, यूएई, भूटान और नेपाल ऐसे अन्य देश हैं जिन्होंने अब तक भारत की यूपीआई भुगतान की प्रणाली को अपनाया है, यानी कि यहाँ पर भी चल रहा है ये आपका यूपीआई। क्या है देखते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत एक महीने में 5.5 अरब यूपीआई लेन देन कर रहा है। अगले पॉइंट को समझते हैं क्या है इसमें। बोल रहा है कि विवाटेक 2020 ने भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी है। विवाटेक 2020 यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप कहते हैं। 2022 का अम्बुबाची मेला 22 जून से 26 जून तक मनाया जा रहा है। ये क्या होता है समझते हैं यहाँ पर। अम्बुबाची मेला जून में असम के कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में स्थित है और यह एक हिंदू मंदिर है जो देवी कामाख्या को समर्पित है। इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। क्या है ये समझते हैं। बोल रहा है कि हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने के 7वें दिन से शुरू होकर मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है और 12वें दिन कपाट खोले जाते हैं और मंदिर में एक बड़े मेले का आयोजन होता है। बात को समझते हैं कि अम्बुबाची होता क्या है। अम्बुबाची का अर्थ है पानी से बोली जाने वाली, यानी कि पानी से बोले जाने वाली। इसका मतलब यह है कि इस महीने के दौरान होने वाली बारिश पृथ्वी को उपजाऊ बनाती है। क्या है अगला देखते हैं पॉइंट को। बोल रहा है कि त्यौहार के अवधि के दौरान सभी कृषि कार्य जैसे खुदाई, जुताई, बुआई और फसलों की रोपाई जो है वो अच्छे तरीके से की जाती है और भक्त पके हुए भोजन से परहेज करते हैं इसमें। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा अंतरिक्ष और आईटी से। आईआईटी जोधपुर द्वारा एरोस्पेस के लिए स्वदेशी धातु 3D प्रिंटर विकसित किया गया है। ठीक है। ये क्या होता है समझते हैं इसको। ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पर एरोस्पेस रक्षा और सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए की औद्योगिकी संस्थान यानी कि आईटीआई यानी कि आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं द्वारा स्वदेशी रूप से एक धातु 3D प्रिंटर विकसित किया गया है। ठीक है। अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है भारत की पहली कुश्ती टीम ने किर्गिस्तान ये खेल से हैं में 2021 अंडर 17 एशियन चैम्पियनशिप जीता है। ये 2021 का है, 2022 में हो रहा है। ठीक है। भारतीय महिला कुश्ती टीम ने किर्गिस्तान के बिश्केक में कुल 8 स्वर्ण पदकों के साथ अंडर 17 एशियाई चैम्पियनशिप को जीता है। और आगे इसका बोल रहा है कि 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य। कितना 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 कांस्य। कुल 235 अंकों के साथ भारत ने चैम्पियनशिप जीता है। अगर बात करें 143 अंकों के साथ जापान दूसरे स्थान पर और मंगोलिया 138 अंकों के साथ तीसरी स्थान। अगला है 26 जून को प्रतियोगिता का समापन होगा, यानी कि इस दिन ख़त्म हो जाएगा। ये इसका फ़ोटो आप देख रहे हैं। ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा। ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। बना रहे हमारे चैनल के साथ।